इतनी गजब की दक्षता ट्रांसफार्मर की है, तो स्वाभाविक रूप से आप ये समझ सकते हैं कि ट्रांसफार्मर में सभी प्रकार की सावधानियां रखी गई होंगी, तभी इतनी परफेक्शन आ सकता है। तो सब ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानि बहुत अल्प होती है। इसमें रखी जाने वाली क्या क्या सावधानी है, उनका निवारण। एक है सब ताम्रिक हानि, कॉपर लॉसेज, है ना। ताम्रिक हानि, ट्रांसफार्मर में जिन कुंडलियों का आप इस्तेमाल कर रहे हो, विद्युत रुद्ध तांबे के तार से बनी, ये कॉपर की होती हैं। अब किसी और की भी आ गई हो तो मेरे को तो पता नहीं, पर मुझे जानकारी कॉपर की है। और अपन तो ताम्रिक लिख रहे हैं तो अपन तो कॉपर ही बोलेंगे। तो तांबे के तार से बनी ये कुंडलियां हैं, तो प्रतिरोध के कारण शक्ति का क्षय होगा, है ना। क्योंकि स्वाभाविक तांबा भी है, तो प्रतिरोध के कारण शक्ति का क्षय होता है, जिससे हम ताम्रिक हानि कहते हैं। ठीक है सब। तो तांबे के तार की बनी कुंडलियों में प्रतिरोध के कारण, शक्ति के क्षय के कारण, शक्ति के क्षय से ऊर्जा में होने वाली हानि को हम ताम्रिक हानि कहते हैं। इससे कम करने के लिए कुंडलियां जिन तारों की बनाई जाएं, वह तार मोटे होने चाहिए, क्योंकि R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A, है ना। यानी तार मोटा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, शक्ति का क्षय कम होगा। यह सावधानी। अब आ जाइए नंबर 2, फ्लक्स हानि। बिल्कुल सिंपल है साहब, है ना। फ्लक्स हानि में आपने देखा होगा, प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियां अगर पूर्णतः युग्मित नहीं हैं, प्राथमिक व द्वितीयक कुंडलियां पूर्णतः युग्मित नहीं हैं, तो स्वाभाविक है प्राथमिक कुंडली में जितनी बल रेखाएं पैदा हुई, यानी चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ, वो पूर्णतः द्वितीय कुंडली से संबद्ध नहीं हो पाएगा। यानी जितनी बल रेखाएं प्राथमिक कुंडली में जनरेट हुई, वो पूर्णतः द्वितीय कुंडली से संबद्ध नहीं हो पाएंगी। और जब वो द्वितीय कुंडली से संबद्ध नहीं हो सकेंगी, तो इस प्रकार से होने वाली ऊर्जा की हानि को हम फ्लक्स हानि कहते हैं। क्योंकि जो भी बल रेखा वहां अटैच नहीं हो पा रही, स्वाभाविक है जो बल रेखा द्वितीय कुंडली से संबद्ध नहीं हो पा रही, तो स्वाभाविक है प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने में वो सक्षम नहीं हो रही। अगर मान लीजिए 100 बल रेखाएं प्राथमिक में पैदा हुई और 50 ही अधिक, तो इसका मतलब अल्प युग्मन है ना। अल्प युग्मन में अपन ने देख रखा युग्मन गुणांक k<1 होता है ना। तो सब अगर कुंडलियों का अल्प युग्मन हुआ, तो ऊर्जा के रूप में जो हानि होगी, जो बल रेखाओं की हो रही है, जो चुंबकीय क्षेत्र की हो रही है, उसे हम कहते हैं फ्लक्स हानि। इस हानि को कम करने के लिए युग्मन गुणांक के लगभग बराबर 1 होना चाहिए, यानी कुंडलियों का युग्मन टाइट होना चाहिए, गाढ़ा युग्मन। अब आपने देखा होगा गाढ़ा युग्मन के लिए हमने, ठीक है, हमने नर्म लोहा काम में ले रखा है, तो ये अपन हानि गाढ़े युग्मन से कम कर सकते हैं। तीसरी हानि, हर बहुत प्रिकॉशनरी, इतनी दक्षता 90 से 99% दक्षता होना सामान्य काम नहीं है। अब आ जाइए भंवर धारा हानि, है ना। ये तो बिल्कुल साफ समझ ही गए होंगे आप। नर्म लोहे या प्राथमिक कुंडली, यूं कहते हैं अपन, प्राथमिक कुंडली से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है। अब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण जिस पदार्थ पर कुंडलियां लिपटी हुई हैं, उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ऊष्मा के रूप में
ऊर्जा की हानि को भंवर धारा हानि कहते हैं। तो अपन प्राथमिक को छोड़ें, अपन तो सिंपल यूं कहें कि पदार्थ पर लिपटी हुई कुंडलियों, पदार्थ बोल दें अपन, मेटल पे लिपटे हैं, या यूं कहते हैं नर्म लोहे पर लिपटी हुई कुंडलियों में प्रवाहित परिवर्तनशील धारा के कारण नर्म लोहे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि को भंवर धारा हानि कहते हैं ना। इस भंवर धारा हानि से आपको बचना है तो नर्म लोहे की क्रोड को पटलित करें, यानी नर्म लोहे की पटलित क्रोड का इस्तेमाल करें। हमने देखा भी है कि सब लोहे की क्रोड को पटलित कर देंगे तो प्रतिरोध उच्च हो जाएगा, और प्रतिरोध उच्च हो जाएगा तो भंवर धारा हानि कम हो जाएगी, है ना, उसको अल्प कर देंगे। नंबर 4, शैथिल्य हास या शैथिल्य हानि कह दो, वो बात एक ही है। अब सब नर्म लोहे पर कुंडलियां लिपटी हुई हैं, किस पर? नर्म लोहे पर। नर्म लोहा लोह चुंबकीय पदार्थ है ना, इस पर लिपटी हुई जो कुंडलियां हैं उनमें धारा की दिशा निरंतर बदल रही है ना। तो सब प्रवाहित होने वाली प्रत्यावर्ती धारा के कारण लोहे की क्रोड का चुंबकन विचुंबकन चुंबकन विचुंबकन, यानी जो शैथिल्य पाश में अपन ने देखा था, ये है ना, ये चुंबकन विचुंबकन की प्रक्रिया ये जारी रहेगी, है ना, क्लियर। तो चुंबकन तथा विचुंबकन होता रहेगा। इस क्रिया में होने वाले ऊर्जा क्षय को शैथिल्य हानि कहते हैं, जिसे हमने बताया था Q बराबर VAN से। N तो चुंबकन विचुंबकन की आवृत्ति है, A शैथिल्य लूप का क्षेत्रफल है, ये शैथिल्य लूप का क्षेत्रफल, और V उस पदार्थ का आयतन है जिस पर आपने कुंडलियों को लपेट रखा है। तो सब जिस पर कुंडलियां लिपटी हुई हैं उस क्रोड के चुंबकन विचुंबकन के कारण ऊर्जा के रूप में होने वाले क्षय को शैथिल्य हास कहेंगे, हानि कहेंगे। ये Q बराबर VAN से हमने बना रखा है ना। इसे कम करने के लिए कुंडलियों को ऐसे पदार्थ पर लपेटें जिसके शैथिल्य लूप का क्षेत्रफल न्यूनतम हो, संकीर्ण शैथिल्य लूप हो। अगर इधर साइड में हो जाता हूं, अगर शैथिल्य लूप संकीर्ण होगा, है ना, तो स्वाभाविक शैथिल्य हास न्यूनतम होगा, है ना। अब लास्ट अगर लें तो एक मिनट, क्रोड के कंपन के कारण ऊर्जा हानि, है ना, एक मिनट, ये हानि लास्ट है ना, 5 नंबर, ठीक है। अब स्वाभाविक रूप से लोहे की क्रोड के चुंबकन तथा विचुंबकन के कारण क्रोड में निरंतर वाइब्रेशन होता रहेगा, है ना, जिससे विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में क्षय होता है। हालांकि ठीक है, इस वाइब्रेशन को आप थोड़ा सा कंट्रोल तो कर ही सकते हो, फिर भी आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर के पास में करो तो घूं आवाज आती रहती है ना। तो ट्रांसफार्मर में हर तरह से ऊर्जा की हानि को न्यूनतम रखने का, खत्म करने का प्रयास किया जाता है। फिर भी हम जानते हैं कि हम कितनी ही सावधानियां रखें, 1000 सावधानियां रखने के बावजूद भी अल्प ऊर्जा की हानि निरंतर होती रहेगी, और ऊर्जा की अल्प हानि के निरंतर होते रहने से स्वाभाविक रूप से क्या नाम से हीट जनरेट होगी,
यानी अंदर की तरफ ऊष्मा इकट्ठी होगी। ये इकट्ठी होने वाली ऊष्मा अंदर कॉपर के विद्युत रुद्ध तारों पर जो कहते हैं उसको रोधन होता है या इंसुलेशन होता है, उसको पिघला देगी और पिघलाते ही कुंडलियां चिपक जाएंगी, यानी एकदम ट्रांसफार्मर शॉर्ट हो जाएगा। तो सब जो कि 24 आवर चलता ही है, नॉन स्टॉप चलता है। तो सब अब क्या करें? ठीक है, सावधानी तो सभी रखी आपके सामने। इतनी सावधानी के बावजूद भी मैंने आपसे कहा कि देखो आप प्रिकॉशन रखते हो, ताम्रिक हानि, फ्लक्स हानि, भंवरधारा हानि, क्षेत्रील्यास, कोड के कंपन से, लेकिन मिनिमम थोड़ा थोड़ा अमाउंट एनर्जी का अगर लॉस होता रहा, थोड़ा थोड़ा अमाउंट एनर्जी का अगर लॉस होता रहेगा तो डेफिनेटली वह एक लंबे समय तक ज्यादा हीट जनरेट कर देगा, है ना। अपनी इतनी प्रिकॉशन के बाद हम ये मानते हैं कि चलो थोड़ा थोड़ा ही लॉस हो रहा है, पर इतनी लंबे समय तक कोई चीज, जब मान लो लाइट नहीं गई तो ट्रांसफार्मर चलता ही रहा ना। ट्रांसफार्मर तो अपना काम नॉन स्टॉप भी करता रहा जब तक लाइट नहीं गई, है ना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर थोड़ी थोड़ी भी एनर्जी का लॉस होता है तो आप यूं अज्यूम कर सकते हो, सोच सकते हो कि 2 दिन 4 दिन तक अगर ट्रांसफार्मर चलता रहा तो ये एनर्जी डिपॉजिट होती रहेगी हीट के रूप में। जब ये डिपॉजिट होगी तो कोयल पर जो इंसुलेशन है, जो अपन विद्युत रुद्ध कह रहे हैं, उनका ये रोधन पिघला देगी। रोधन पिघला देगी तो तांबा तांबे से डायरेक्ट चिपक जाएगा, कोयल शॉर्ट हो जाएगी, ट्रांसफार्मर बेकार हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए आपने देखा होगा, अगर ट्रांसफार्मर के आप करीब जाके देखें तो ट्रांसफार्मर में उच्च क्वथनांक का तरल यानी इंजन ऑयल लगातार सर्कुलेट रखते हैं। तो आपने पाइप्स देखे होंगे ट्रांसफार्मर के, है ना, और तेल तेल सा भी देखा होगा ट्रांसफार्मर। तो तेल क्या करता है, एक साइकिल बनाता है, वो अंदर से हीट को लाता है, बाहर पाइप्स में जाता है, पाइप्स में वो हीट डिस्पोज हो जाती है, यूं कहते हैं उसका विसर्जन होता है, फिर थोड़ा ठंडा होकर वापस अंदर जाता है। तो ये प्रक्रिया ट्रांसफार्मर में चलती रहती है नॉन स्टॉप। तो साहब अंदर अगर कोई एनर्जी के लॉस के कारण थोड़ा भी अगर जनरेट हो रहा है या जनरेशन हो रहा है तो स्वाभाविक है उसको कम करने का लिए फिर इंजन ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है साहब, अब ये ट्रांसफार्मर अपन ने क्लोज कर दिया। अब अपने को इसके बाद अंतिम टॉपिक अपने को डिस्कस करना है। लास्ट टॉपिक में अपना है डीसी की तुलना में एसी के गुण तथा दोष, है ना साहब। एक कंपैरिजन है, आप सीधा सीधा इस टॉपिक को यूं भी कह सकते हो कि साहब एसी के लाभ व दोष, यूं भी कह सकते हो, है ना। तो साहब डीसी के कंपैरिजन में एसी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, है ना। तो सब लिख दो टॉपिक, लिखने की जरूरत नहीं है। चलो पहले लाभ यानी एडवांटेज की बात कर लें अपन, है ना। क्या फायदे हैं एसी के डीसी की तुलना में। तो सब पहली बात नंबर 1 संधारित्र, है ना। इसके अलावा कुंडली है। संधारित्र और कुंडली ये दोनों डीसी में काम नहीं करते। अपन ने केवल आर वाला केवल एल वाला सर्किट भी देखा है और केवल सी वाला सर्किट भी देखा है। हम इस बात को जानते हैं कि आदर्श स्थिति में इन दोनों में शक्ति का क्षय 0 है और ये दोनों काम भी किस में करते हैं, एसी में, डीसी में नहीं। तो पहला लाभ आप समझ गए होंगे कि संधारित्र व कुंडली का उपयोग कर
प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में संधारित्र या कुंडली या दोनों का उपयोग कर शक्ति के क्षय को शून्य किया जा सकता है। यह विधि डीसी में लागू नहीं है ना। तो डीसी में ऐसा समझ, डीसी तो केवल कंट्रोल बाय रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस में शक्ति का क्षय शून्य नहीं होता। तो सब प्रत्यावर्ती धारा को संधारित्र या कुंडली या दोनों के संयोजन का उपयोग कर अल्प शक्ति क्षय द्वारा, या सैद्धांतिक रूप से कहें तो शक्ति के बिना क्षय द्वारा अपन संचार कर सकते हैं या संचरित कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 2, दूसरा एडवांटेज क्या है सर? अब दूसरे एडवांटेज को ऐसे समझना, आपके पास मोबाइल भी है, कंप्यूटर भी है, रेडियो भी है, ये सब डीसी सर्किट है। मोबाइल भी डीसी सर्किट है, कंप्यूटर भी डीसी सर्किट है, ट्रांजिस्टर डीसी सर्किट है। तो कहने का मतलब आपके डीसी सर्किट घर में होते हैं। अब जैसे मोबाइल है, उसको रिचार्ज करोगे या मोबाइल को चार्ज करोगे, रिचार्ज का मतलब चार्ज करोगे, तो आपके घर में डीसी सप्लाई थोड़ी आ रही है, आपके घर में तो एसी की सप्लाई आ रही है। तो एक एडाप्टर मोबाइल का आता है, वो इतना सा एडाप्टर एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है और आपका मोबाइल चार्ज कर देता है। तो इसका मतलब सीधा का सीधी बात ये हुई कि एसी को डीसी में चेंज करना सरल है, आसान है ना। जो चेंज करने वाली युक्ति होती है उसको दिष्टकारी कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे सब अपन, दिष्टकारी क्या है ना, तो ये सब अपने सिलेबस में, रेक्टिफायर वगैरह। तो सब एसी को डीसी में रूपांतरित करना आसान है, जबकि डीसी को एसी में रूपांतरित करना जटिल प्रक्रिया है। तो कहने का मतलब ये भी एडवांटेज हो गया भाई, हमारे घर के जो अधिकांश उपकरण है, जैसे सिंथेसाइजर है वगैरह, जो भी सेल से चलते हैं वो डीसी इंस्ट्रूमेंट है। तो हमारे घर में एसी आ रही है, एक एडाप्टर, छोटा सा एडाप्टर एसी को किस में कन्वर्ट करता है? डीसी को। तो सब एसी का डीसी में रूपांतरण सरल आसान है, जबकि डीसी का एसी में रूपांतरण जटिल है। तीसरी बात, एसी वाले जो मोटर हैं जो दृढ़ भी होते हैं और सरल भी होते हैं, मजबूत भी होते हैं और सिंपल भी होते हैं, जबकि डीसी वाली जो मोटर हैं वो उनकी दृढ़ता भी कम होती और वो जटिल भी होते हैं, है ना। अब इनके क्या जवाब दें साहब? ठीक है, बस आप हाँ समझ लीजिए कि ऐसा होता है। ठीक। चौथी बात, पहली बता दी आपको, संधारित्र कुंडली का उपयोग करके एसी को अल्प शक्ति क्षय द्वारा संचरित कर सकते हैं। एसी को डीसी में रूपांतरित करना आसान है, जबकि डीसी का एसी में रूपांतरण जटिल प्रक्रिया है। तीसरी बात आपको बता दी, एसी वाले मोटर व जनित्र दृढ़ होते हैं और आसान होते हैं, जबकि डीसी वाले मोटर व जनित्र जटिल होते हैं और दृढ़ता में कमी होती है ना। चौथी बात, एसी का उत्पादन और उसका संचरण डीसी की तुलना में सस्ता है, चीप है, सस्ता पड़ता है। सप्लाई तो एक बहुत शुरुआती तौर पे बात करें, जब बिजली पैदा हुई एक औद्योगिक स्तर पर, तो एक बार तो ये निर्णय लेना कठिन हो गया था कि सप्लाई किसकी करें, एसी की करें या डीसी की करें, है ना। खैर उस समय इतना बड़ा जाल भी नहीं होता था, पर जब सब कुछ विचार किया गया तो निर्णय एसी के पक्ष में आया, क्योंकि इसका निर्माण भी यानी उत्पादन भी सस्ता है और इसका संचरण भी सस्ता है। कैसे सस्ता है अभी मैं आपको लास्ट में वही बताने वाला हूं। पांचवी बात, अंतिम बात है लाभ वाले में, है ना। पांचवी बात ये है ट्रांसफार्मर, जो अभी अपन पढ़ के ही निपटे, है ना। ट्रांसफार्मर केवल एसी में ही काम करता है, डीसी में नहीं।
अभी आपने पढ़ा है ट्रांसफार्मर के दोनों प्रकार हैं, स्टेप अप यानी ऊंचाई और स्टेप डाउन, है ना, यानी वोल्टता को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो सब ट्रांसफार्मर का उपयोग करके न्यूनतम शक्ति क्षय से हम प्रत्यावर्ती वोल्टता का संचरण कर सकते हैं। यानी आपको अब इतना बड़ा नेटवर्क है, हर घर को बिजली चाहिए। आज के परिवेश में सोचो, आपने देखा भी होगा हर 150 या 200 मीटर में आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, क्योंकि इतने घरों में जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वोल्टता डाउन होगी, वोल्टता डाउन होगी तो बार बार उसको उठाना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा शहर में जो है ये सब स्टेप अप है, क्योंकि अब जैसे मान लो 100 घरों में सप्लाई होगी, अब 100 घरों में हर घर में कुछ विभव का पतन होता है, तो स्वाभाविक है फिर वोल्टता कम हो जाएगी, तो आगे वाले घरों को फिर दिक्कत होगी, उनके वोल्टेज डाउन आएगा। फिर ट्रांसफार्मर लगाते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर फिर वोल्टता को 220 वोल्ट कर देगा, फिर 100 200 500 घरों में बिजली जाएगी, फिर वोल्टेज डाउन होगा, फिर आप ट्रांसफार्मर लगा देना। तो ट्रांसफार्मर केवल एसी में काम करता है, जो वोल्टता बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है ना। ट्रांसफार्मर का उपयोग करके प्रत्यावर्ती धारा को, प्रत्यावर्ती वोल्टता को एक बड़े नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट करना एक आसान कार्य है, या यूं कहते हैं ट्रांसफार्मर की वजह से एसी का वितरण एक आसान कार्य है। यह विधि डीसी में लागू नहीं है, ठीक है साहब। तो सब ये तो लाभ हो गए। अब कुछ दोष भी हैं, है ना। दोष में पहला दोष तो है कि एसी सभी मायनों में डीसी से खतरनाक है। ये तो बात सत्य है कि एसी डेंजर देन डीसी। वो आपको बीच में प्रमाण बता भी दिया था कि एसी डीसी की तुलना में खतरनाक है। दूसरा दोष, डीसी का चालक के संपूर्ण काट क्षेत्रफल में मान एक समान होता है। चालक के संपूर्ण काट क्षेत्रफल में डीसी का वितरण एक समान होता है, हर बिंदु पर डीसी एक समान होगी। लेकिन एसी का चालक में वितरण सरफेस पर होता है, सतह सतह पर होता है ना। ये सरफेस पर एसी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी एसी का चालक में वितरण असमान होता है। या यूं इसको ऐसे कह दें, यार डीसी डीसी लिखा है मारा बार बार, इसको एसी लिख दूं पहले, ये एसी। अब ऐसे बोल दें, चालक के संपूर्ण काट क्षेत्रफल में डीसी का वितरण एक समान होता है, जबकि एसी का वितरण चालक के काट क्षेत्रफल में असमान होता है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है प्रत्यावर्ती धारा की, वैसे वैसे एसी चालक की सतह पर सिमटने लग जाती है, गहराई में नहीं रहती, सतह पर सिमटने लग जाती है। इस प्रभाव को स्किन इफेक्ट भी कहते हैं, हिंदी में बोलें तो त्वचिक प्रभाव। और आपको हैरत वाली बात बताऊं कि आवृत्ति अत्यधिक उच्च होगी तो एसी चालक को भी छोड़ने लग जाती है। यही कारण है कि एसी का जो तार की मोटाई बढ़ानी होती है तो आप पतले पतले तंतुओं से मिलाकर बढ़ानी पड़ती है। आपने देखा होगा जब तार छीलते हो तो पतले 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 रेशे निकलते हैं। एक मोटा तार रख ही नहीं सकते। एक मोटा तार डीसी में तो काम आ सकता है, क्योंकि डीसी चालक के संपूर्ण काट क्षेत्र में समान रूप से वितरित होते हैं, लेकिन एसी का वितरण चालक के काट क्षेत्रफल में असमान होता है। आवृत्ति जैसे जैसे बढ़ती है सतह पर सिमटने लग जाती है। इस प्रभाव को हम त्वचिक प्रभाव कहते हैं, गहराई में नहीं रहती है ना। तो सब मोटा तार लेके क्या करना है, मेटल यानी धातु ही बेकार होगी। इससे तार की मोटाई फिर
मोटा तार लेके बढ़ाएं तो उससे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, वो तो आपने साफ दिख रहा है अपने को कि अंदर जा ही नहीं रही। तो एसी के तार में आपने देखा होगा पतले पतले तंतुओं से मिलाकर तार की मोटाई बढ़ाई जाती है ना, क्योंकि ये गहराई में नहीं चलती है ना। इस इफेक्ट को अपन ने क्या कहना है, त्वचा प्रभाव। लास्ट तो ठीक है, जैसे विद्युत अपघटन है। अब विद्युत अपघटन वगैरह में एसी सार्थक नहीं है। अपघटन में तो ठीक है, आयंस डेवलप होंगे, प्लस वाले माइनस की तरफ जाएंगे, और माइनस जैसे मान लो H2SO4 है, H2SO4 का अपघटन हुआ 2H प्लस व सल्फेट माइनस माइनस। अब ध्रुवता कांस्टेंट रहनी चाहिए ना, पोलैरिटी कांस्टेंट होगी तो सल्फेट माइनस प्लस की तरफ जाएगा और हाइड्रोजन प्लस माइनस की तरफ जाएगा, यानी एक जाएगा माइनस इलेक्ट्रोड की तरफ हाइड्रोजन पर, ये जाएगा प्लस इलेक्ट्रोड की तरफ। अब इसके लिए इलेक्ट्रोड की पोलैरिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। अपन जानते हैं एसी में पोलैरिटी कांस्टेंट नहीं होती, ध्रुवता कांस्टेंट नहीं होती है ना। एसी में ध्रुवता लगातार, तो जैसे विद्युत अपघटन आदि इत्यादि जैसे कई सारे कार्य होंगे उनमें एसी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वहाँ डीसी का इस्तेमाल कर पाते। तो बच्चों ये चैप्टर क्लोज होता है। अब एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल बाकी हैं जो 1 में आते हैं या 2 में आते हैं, वो मैं करता हूँ है ना। तो नेक्स्ट में अब न्यूमेरिकल लेंगे, एनसीईआरटी के लेंगे पहले। कैलकुलेशन कठिन होगी तो न्यूमेरिकल को कैलकुलेटिव पार्ट आप पे छोड़ देंगे है ना, बाकी चैप्टर क्लोज है। थैंक यू वेरी मच।